नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिएगा, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही मनमानी की। 2014 और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ होने के बाद बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने कुछ महीने पहले एक नए गठबंधन का गठन किया था। आपको पता होगा, नाम दिया गया इंडिया अलायंस। पहले तो गठबंधन के नाम पर विवाद हुआ और फिर कुछ दिनों पहले गठबंधन के अंदर ही खटपट शुरू हो गई। खटपट की खबरें सामने आई थी। वजह साफ थी, कांग्रेस पार्टी की ओर से गठबंधन के सिद्धांतों का अनुसरण ना करना। लिहाजा इन मामलों को लेकर इंडी गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी से नाखुश नजर आए। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों पहले संपन्न हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के ऊपर बिफर पड़े थे, जहां उन्होंने मंच से साफ साफ बीजेपी के साथ और कांग्रेस को, यानी कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी वोट न देने की लोगों से अपील की थी। इस दौरान 6 दिसंबर को दिल्ली में तय की गई इंडी अलायंस की बैठक में आने से अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने दूरी बना ली थी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनकार कर दिया था, वो नहीं आए और उसके बाद इस बैठक को रद्द तक करना पड़ गया। नीतीश कुमार ने तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया, जिसकी सुर्खियां भी जमकर बनी। अखबारों में आपने वो सुर्खियां देखी भी होंगी। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में कांग्रेस के रवैये से परेशान नजर आए थे, जहां सबके सामने उन्होंने ये कह दिया, उन्हें यह कहते सुना गया कि फिलहाल गठबंधन के अंदर कोई खास काम नहीं हो रहा है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। इन सारी घटनाओं और तमाम बयानबाजी से देखकर यही लगता है कि मानो कांग्रेस गठबंधन के अंदर अपनी मनमानी कर रही है। तभी तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट समझौते पर कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल ही नकारात्मक रवैया देखने को मिला। 19 दिसंबर को इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी पटना, मुंबई और बेंगलुरु में यह बैठक हो चुकी है, लेकिन उसका आउटपुट जमीनी स्तर पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ा है। ऐसे में आज हम अपने इस प्रोग्राम में इस बात को लेकर चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि क्या इंडी गठबंधन के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने के चलते कांग्रेस अपनी मनमानी कर रही है। क्या उम्मीद करें कि पीएम फेस और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस बैठक में तय हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बदलाव कर कमलनाथ को हटाकर अगर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया है, तो क्या इससे अखिलेश यादव की कांग्रेस के प्रति खटास कम हो गई है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, जहां कांग्रेस का कुनबा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ढह गया। अब ढहे कुनबे को फिर से खड़ा करने की लालसा से तमाम इंडी गठबंधन 19 दिसंबर को दिल्ली में बैठक करने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल सियासी गलियारे में खड़ा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है और क्या कांग्रेस इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले को सचमुच अपनाती है या नहीं। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस पर इंडी गठबंधन के नेताओं का कड़ा रुख रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस से अच्छे खासे नाराज थे। राशन में यहाँ मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान तब आया था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग मामले पर कोई भी समझौता नहीं किया था। ऐसे में अखिलेश यादव का गठबंधन के सिद्धांतों पर भड़कना तो बनता है। यही नहीं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने भी गठबंधन के सिद्धांतों का हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा था कि हम तमाम लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन सारी चीजों की चिंता नहीं है। अभी तो हो ही गया, तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एक दूसरे पे काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है।
अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उस पर अपने सबको बुलावेंगे आजकल। यही नहीं, ममता बनर्जी ने 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में न जाने से यह कहकर मना कर दिया था कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी ही नहीं है। अब ऐसे में दिल्ली में होने वाली 19 दिसंबर को इंडी अलायंस बैठक ने फिर से कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या बैठक से निकलने वाली बिंदु को कांग्रेस सच में अमल करेगी या फिर सामने चट्टान की तरह खड़ी बीजेपी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरीके से इस गठबंधन में अपनी मनमर्जी करती रहेगी तो क्या यह गठबंधन टिक पाएगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। और इन सब के अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा खेमचंद जी। नहीं, मैं खेमचंद जी के पास नहीं आऊंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा आदेश जी आपके पास, क्योंकि आदेश जी भाई मनमानी तो कांग्रेस पार्टी कर रही है और ये मनमानी लगातार जारी है। और इस बात को लेकर गठबंधन के जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो परेशान भी हैं और तमाम मंचों से वो अपनी परेशानी को, अपनी नाराजगी को जाहिर भी कर चुके हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी इससे कोई सबक लेगी? और गठबंधन धर्म की जो बात की जाती है, क्या कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म को निभाएगी? आदेश जी। और गठबंधन का धर्म भी निभाएंगे और गठबंधन को बहुत बेहतर तरीके से बनेगा जो है। गठबंधन हमारा लोकसभा के लिए था, विधानसभाओं के लिए नहीं था। इसलिए कई लोगों के कई तरह के बयान थे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो गठबंधन है लोकसभा के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। उस चीज के लिए हमारा गठबंधन है। इस तरह से देश पिछड़ता जा रहा है, लोगों की हालत खराब है, उसके लिए हम सबका गठबंधन है। और ये गठबंधन जो है बीजेपी को हराएगा और फिर गठबंधन का जो है प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, नहीं, मुझे आप ये बताइए कि इस गठबंधन की याद आपको 6 महीने के बाद क्यों आ रही है? भाई पहले 6 दिसंबर को आप बैठक बुलाते हैं, इस बैठक में पहुंचते नहीं है। अखिलेश यादव ने मना कर दिया, ममता बनर्जी ने मना कर दिया, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। जब ये बड़े नेता वहां पर नहीं पहुंच रहे थे तो आपने बैठक को रद्द किया, आपकी मजबूरी बन गई। अब आप 19 दिसंबर को बैठक बुला रहे हैं, तो ये 6 महीने के बाद आपको याद क्यों आ रही है इस गठबंधन की? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि उसकी हैसियत क्या है अब इस देश के अंदर। 5 राज्यों के चुनाव थे, उसमें हम थे, दूसरे हमारे साथी लोग बात भी कर रहे थे। और तीसरा जो है आपने कहा कि 6 तारीख को था, तो 6 तारीख को कई नेता हमारे उपलब्ध नहीं थे जो है, उनसे बातचीत की तो 19 तारीख की डेट फिक्स की है। अभी 3 दिन बाद ये गठबंधन की मीटिंग होगी और आपके सामने सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी जो है। तो 19 को सब आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सब आएंगे। अच्छा, सबकी जानकारी है आपको? कांग्रेस पार्टी को पता है ना कि सारे के सारे आ रहे हैं? नीतीश कुमार आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे और ममता बनर्जी जो नाराज बताई जा रही है वो भी आएंगी। बिल्कुल सब लोग आएंगे जो है। अच्छा, ठीक है। अशोक तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो मध्य प्रदेश में बदलाव हुआ है, कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस पार्टी ने, और अखिलेश यादव की जो सबसे ज्यादा तलखी देखने को मिली इन विधानसभा चुनावों के दौरान, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, वो कमलनाथ से ही थी। कमलनाथ की ओर से जो बयानबाजी की गई वो हम सब ने देखा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने उनको हटा दिया है उनके पद से। तो क्या ये उम्मीद करें कि जो तलखी देखने को मिल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के बीच में, अब वो कम हो गई है क्या? जी जी देखिए, विधानसभा चुनाव जब थे तब थे, अब विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गया। हाँ, और जो है कांग्रेस में जो कुछ भी था उस समय कांग्रेस ने भी सीख लिया है। अब चुनाव के नतीजे आए हैं तो कांग्रेस को भी अब पता चला है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने सहयोगी दलों के साथ। अच्छा, और इंडिया गठबंधन में रह कर चुनाव लड़ते तो हम ये जीती हुई बाजी को मध्य प्रदेश में हार न जाते। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव रहा। जनता परिवर्तन चाहती है, चाहे राजस्थान में परिवर्तन हुआ, तेलंगाना में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और मध्य प्रदेश का परिवर्तन कांग्रेस ने अपने ही कार्यों से खो दिया। अदरवाइज कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती। सच्चाई है, उन बातों पे जाने की आज समय नहीं। आज समय यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सभी दल जो भी इंडिया गठबंधन में हैं, समाजवादी पार्टी और नीतीश जी हैं,
यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव के साथ कुछ भी किया, उन सबको भुलाकर अब आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है? हुआ, मैंने तो बात कही, आपने शायद सुना नहीं। हाँ। मैंने कहा उसका परिणाम सामने है देश के। जो कुछ मध्य प्रदेश में हुआ या विधानसभा चुनाव में हुआ, उसका परिणाम सामने है। अब उसकी बात जो है, अब का समय नहीं है। इस समय पूरे देश की जनता। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में जो बदलाव किया है कांग्रेस पार्टी ने, हाँ मैं सुन रहा हूं ना आपकी बात सर, लेकिन मेरा सवाल भी तो सुनिए ना सर। नहीं देंगे तो मैं क्या बताऊं? नहीं, मैं सर आपको सुनूंगा पूरा सवाल। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो बदलाव किया है कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में, क्या आप इससे खुश हैं? क्या अखिलेश यादव के मन की बात हो गई है? बदलाव किया है, इसमें क्या जानना चाहते हैं? तो कांग्रेस पार्टी का मैटर है। नहीं, आप देश की बात कर रहे हो या कांग्रेस पार्टी खाली बात कर रहे हो? देखिए, आपको याद होगा अच्छे से इस बात को। नहीं, मेरी बात सुनिए ना अशोक जी। हमको आप बुलवाइए ही मत। नहीं, बात सुनने के लिए आपका मूड नहीं है। आपका मूड ही नहीं सुनने का। आपकी बात मैं सुनूंगा सर। तो मुझे बोलने दीजिए, फ्री होकर बोलने दीजिए। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं सर तो मैं समझ लिया। नहीं, इतना नाराज क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, मेरी बात भी आपको सुननी पड़ेगी। सर बोलने में मुझको। अच्छा चलिए, आप बोल लीजिए। सर मैं अगर नहीं बोलूंगा। अच्छा चलिए, बोलिए। आप बोलिए, आप नाराज मत होइए, बोलिए। आप बोलने नहीं दे रहे हो अमित जी। अरे बोलिए ना, बोलिए सर, समय खराब हो रहा है, बोलिए। कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, रिजल्ट सबके सामने है। विधानसभा के चुनाव हुए, परिवर्तन के लिए चुनाव हुए। अब देश में, देश की जनता, सभी राज्यों की जनता परिवर्तन चाहती है। मोदी जी से और भाजपा से छुट्टी पाना चाहती है। बेरोजगारी, महंगाई से निजात चाहती है। रोजगारों का जो रोजगार मिला, किसानों की जो हालत हो गई है, आत्महत्या करने को मजबूर है। उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खस्ता हाल है। शासन व्यवस्था और प्रशासन से लेकर के और जो है कानून व्यवस्था सब ध्वस्त है उत्तर प्रदेश में। हालात यह है कि आज सब मिल करके, इंडिया गठबंधन में सब मिल करके, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से उसकी तैयारी है और 80 की 80 सीटों पर हम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को भी साथ लेते हुए पूरी की पूरी सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे और भाजपा को धूल चिटा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी सीटें देंगे आप यूपी में? होके रहेगा, जनता की बेहद मांग है। अच्छा बताइए ना, विपक्षी दलों यूपी में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देंगे आप? और मिल करके, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आपको कितनी सीटें देगी? अब मेरे सवाल तो सुन लीजिए। जो कुशासन है उसको उखाड़ने सर, सिर्फ आप अपनी बात करना चाह रहे हैं। आप मेरा सवाल ही नहीं सुनना चाहते। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ठीक है? चुनाव के बाद अच्छा, आपकी बात पूरी हो गई ना? इंडिया गठबंधन पहले से अधिक मजबूत हुआ है। ठीक है, अब हम एक साथ मिल करके जनता की बेहद मांग पर, जनता के लिए, जनता के वास्ते, जनता को निजात दिलाने के लिए भाजपा के कुशासन को देश से उखाड़ फेंकने के लिए किस संकल्प है। और आने वाला चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। सरकार जो है भाजपा की नहीं बनने वाली, नहीं होने जा रही है। चलिए ठीक है, भाजपा का जो शीर्ष शासन, ठीक है अशोक जी, अशोक जी इस समय छटपा रहा है, छटपट कर रहा है, ठीक है अशोक जी, आप अभी टीवी डिबेट पे बैठे हैं सर, कोई रैली नहीं कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं चलिए लौटूंगा आपके पास, क्योंकि आप मेरे सवाल तक नहीं सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि आप मूड बनाकर बैठे हैं कि जो आपको बोलना है सिर्फ आप वही बोलेंगे, आपको मेरा सवाल नहीं सुनना है। चलिए, मैं आगे सवाल आपसे जरूर करूंगा, ठीक है? मैं करूंगा आपके पास, मैं अभी खेमचंद जी के पास जाऊंगा। हाँ ठीक है, क्या सवाल है आपका? मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं, क्योंकि मैंने जब सवाल किया आपने सुना नहीं सर। मैंने एक बात कहा कि पीडीए एनडीए को हराएगा। हाँ चलिए ठीक है, अच्छा सवाल सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए, ठीक है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आपको मध्य प्रदेश में कितनी सीटें देगी और आप यूपी में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें देंगे? इसको लेकर भी कुछ बात बनेगी क्या? कांग्रेस पार्टी क्या देगी, क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश में जैसा समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस जो है, मतलब उस तरह से आएगी जैसा कि जैसे जो उसका हक होगा, अधिकार होगा। मैं समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि जैसा कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ किया है, वही आप कांग्रेस पार्टी का यूपी में करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ आप वही करेंगे यूपी में, सबको लेकर चलने वाली है। चलिए ठीक है, कांग्रेस ठीक है। खेमचंद जी भाई, आप लोगों की ओर से तो बार बार ये कहा जा रहा था, जैसे ही ये 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, वहां पर आपकी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की 3 राज्यों में, और 2 राज्यों में भी आपने बहुत कुछ गेन किया। उसके बाद तो आप ये कहने लगे कि भाई इंडिया गठबंधन में खलबली मच गई है और बहुत जल्दी ये गठबंधन समाप्त हो जाएगा। इनके जो नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब तो आप सुन रहे हैं, अब तो ये कहा जा रहा है अशोक तिवारी की ओर से भी, और आदेश भारद्वाज भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ, हम उन सबको भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो एक रुई का पहाड़ है, दिखने में बड़ा लग सकता है, विशाल लगता है, लेकिन वो किसी भी हवा को, किसी भी प्रेशर को, किसी भी बारिश को, धूप ताप को झेल नहीं सकता। वैसे इंडिया गठबंधन भी, उसका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है।
और उसका एक सबसे बड़ा कारण है, ना तो वहां नेता है ना नीति है। अभी तक कोई भी नेता तय नहीं है। 15 नेता हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और ना ही कोई नीति है। अभी तक कोई रोड मैप प्रस्तुत नहीं किया। अगर कोई रोड मैप है तो वो सिर्फ ये है कि और हिंदुओं को बदनाम करना है, हिंदुओं को अपमानित करना है, सनातन को अपमानित करना है, और सनातन को अपमानित करने वालों को चुपचाप सुनना है, कुछ कहना नहीं है, उनको साथ में लेके चलना है, उनको मेमोमंडित करनी है, उनको आगे बढ़ाना है। यही इनकी रीति नीति है। तो इसीलिए ये विनाश की ओर जा रहे हैं। और एक पुरानी कहावत है, जो आदमी का विनाश आता है, जब उसका बुरा समय आता है, तो वो इसी तरीके की हरकतें करने लग जाते हैं। उनकी जो बुद्धि है वो खत्म हो जाती है। तो आप इंडी गठबंधन का हाल देखेंगे कि लोग कुछ करने की बजाय, जनता के बीच में जाने की बजाय, अब 3 राज्यों में बड़ी हार के बावजूद जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पे बात करने की बजाय ये हंगामा करते हैं, संसद को बाधित करते हैं, देश को बदनाम करने की साजिश करते हैं, देश को विदेशों में बदनाम करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, सनातन पे अपनी टिप्पणी करते हैं, देश को नॉर्थ और वेस्ट और साउथ में बांटने की कोशिश करते हैं। आज भी ये सबकी बात नहीं करते, सबको साथ में ले जाने की बात नहीं करते, देश को आगे ले जाने की बात नहीं करते, देश के विकास की बात नहीं करते, भ्रमित करने की बात करते हैं। इसीलिए जनता इनसे नहीं, लेकिन अगर ये एकजुट हो रहे हैं तो आपको लगता है कि ये चैलेंज है कोई बीजेपी के लिए, पीएम मोदी के लिए? देखिए आदरणीय, नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, मैं ये सवाल आपसे प्रेमचंद जी इसलिए कर रहा हूं, देखिए इसमें इस गठबंधन में कुछ ऐसी भी रीजनल पार्टीज हैं जो अपने प्रदेश में वाकई में महारथी हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब मैं मानता हूं, हाँ, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बीजेपी से ज्यादा अच्छी पकड़ है वहां। अमित जी, मैं मानता हूं कि वो अभी तक अपने प्रदेश में हमसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा नहीं रहेगा। चाहे वो तमिलनाडु हो, कोलकाता हो, वेस्ट बंगाल हो और अन्य राज्य हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जबरदस्त तरीके से वहां प्रदर्शन करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं, वहां की जो लोकल जनता उनसे दुखी है, पीड़ित है। अब तमिलनाडु में देखिए, लगातार सनातन का अपमान, वहाँ मेजोरिटी में कौन लोग हैं? सनातनी लोग हैं। क्या वो लगातार अपने अपमान को सहते रहेंगे? क्या लगातार ये लोग जिस तरीके से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत वहां पे हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन इन्होंने बना दिया, क्या वो सहते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और वहां पे परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है, अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है, भ्रष्टाचार की पॉलिटिक्स है, वो पीक पे है। तो तमिलनाडु में भी इनका जाना तय है। वैसे ही वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 18 एमपी लाई थी, और अब की पूरी उम्मीद है कि हमारी जो एमपी है लगभग 30 के आसपास एमपी वेस्ट बंगाल में जीतने वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी इनका खात्मा हो जाएगा। और रही जो नॉर्थ बेल्ट, हिंदी बेल्ट, वहां पे तो कांग्रेस का आप हाल देख ही रहे हैं। और एसपी और बीएसपी जिसने उत्तर प्रदेश का 25 साल में बहुत बुरा हाल कर दिया, दोहन कर दिया, उत्तर प्रदेश को कहीं का नहीं छोड़ा। जनता को आज भी इनके कुशासन की जो यादें हैं ताजा हैं। किस तरीके से जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से उत्तर प्रदेश को चलाते थे, किस तरीके से वहां पे गुंडों का राज होता था, जिसका मन करता था जमीन हड़प लेता था, बहन बेटियों को उठा लेता था, और शाम के बाद लोगों का घर से निकलना आज उस समय मुश्किल था। और आज हर व्यक्ति रात को भी घूम सकता है, दिन में भी घूम सकता है, उसकी संपत्ति सुरक्षित है। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश फल फूल रहा है और रात दूनी दिन दूनी रात में अपनी तरक्की कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाकई में इस गठबंधन में मनमानी कर रही है? और जो मेरा बड़ा सवाल है आपसे वो ये है कि 19 दिसंबर को ये बैठक तो करने वाले हैं, लेकिन ये जो बैठक हो रही है, बैठक दर बैठक तो आप करते जा रहे हैं, लेकिन उस बैठक से हासिल क्या हो रहा है? भाई अब तो बहुत ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, 6 महीने से भी कम का वक्त रह गया है, और आप सीट समझौता नहीं कर पाए अभी तक। पीएम फेस आपका कौन होगा उस पर आप बात नहीं कर पाए। 19 दिसंबर को क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? अमित जी, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे पूछे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे को उतना ही समय भी देंगे। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल समय मिलेगा। सबसे आखिर में आपके पास आया हूँ। पहले बोलिए, आप बोलिए। पहला आपका जो सवाल है कि विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बिखरा हुआ क्यों रहा? देखिए, विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के हुए, उसमें कांग्रेस को छोड़ करके या तेलंगाना की सिर्फ बात करें, और जो तो इंडी गठबंधन में है भी नहीं बीआरएस, तो इसलिए तेलंगाना को छोड़ दिया जाए तो भी बाकी जगह में कुछ था नहीं बाकी गठबंधन के पार्टियों के लिए, इसलिए कांग्रेस ने उनको तवज्जो नहीं दी। लेकिन गठबंधन का धर्म क्या होता है उसको कांग्रेस ने उस समय समझा नहीं। मेरे को ठीक से याद है, एनडीए में जब जनता दल होता था, अकाली दल होते थे,
तो दिल्ली में भी जब चुनाव होते थे तो एक एक सीट या दो दो सीट इनको दे दी जाती थी, सिर्फ इसलिए कि गठबंधन का धर्म निभाया जाए। नहीं तो अकाली दल का और जनता जेडीयू का कोई यहाँ पे वोट बैंक या कोई प्रभुत्व था नहीं। सिर्फ गठबंधन धर्म निभाने के लिए इनको एक एक दो दो सीटें दे दी जाती थी। ये बात हो रही है कि उसकी जगह भी उनके पार्टियों के निशान पे भी लड़ते बीजेपी के ही उम्मीदवार थे। इसलिए कांग्रेस से ये गलती हुई है और कांग्रेस को लगा कि फिलहाल विधानसभा चुनाव है, बाकी पार्टियों कोई ऐसी है नहीं और इन सारी पार्टियों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही चुनाव है, तो इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, वो पुरानी एक रहीम का दोहा है, रहीमन धागा प्यार का मत तोड़े चटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो इन्होंने आपस में इतना गाली गलौज कर लिया, खासकर जेडीयू ने और एसपी ने इसके साथ कांग्रेस से हाथ, तो दोबारा अगर प्रेम भी होगा तो वो गालियां आपस में भूल नहीं पाएंगे। ये बात तो पक्की है। अगर अखिलेश विखिलेश कह के कहा जाता है एसपी के राष्ट्रीय नेता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो एसपी उस दर्द को कैसे भूल जाएगी। ऐसे ही अगर अखिलेश जी बोलेंगे कमलनाथ को ये कौन छुटभैया नेता है, तो कांग्रेस भी उस दर्द को नहीं भूल पाएगी। तो मेरा कहना है तो कहीं ना कहीं खटास रहने की संभावना है। दूसरी बात, जितने क्षेत्रीय छत्रप है वो दूसरी जगह तो वोट शेयर चाहते हैं। आपने सवाल किया एसपी के साथी से, उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। लेकिन 80 सीटों में से जब सीट देने की बारी आएगी या कांग्रेस 10 सीटें भी मांगेगी, तो मैं दावे से कह सकता हूं एसपी कहेगी 10 सीटें, आपका तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आप मैक्सिमम 2 या 3 सीटें ले लीजिए। 2 सीटें तो वैसे भी एसपी जब छोड़ते आए अमेठी और रायबरेली तो कभी चुनाव लड़ते ही नहीं। तो मेरा क्या कहना है, अपनी अपनी जगह वो नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जहां सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वहां वो हक चाहेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। हालांकि मैं ये बात पक्का कहता हूं, इनकी मजबूरी है, इंडी गठबंधन की मजबूरी है। ये चाह के नहीं आ रहे, खुशी से नहीं आ रहे, प्रेम से नहीं आ रहे, इनकी मजबूरी है। इनको लगता है अगर मोदी जी का सामना करना है, अगर भाजपा का एनडीए का सामना करना है, तो और कोई तरीका बचता ही नहीं कि आपको साथ आना ही पड़ेगा। तो बुझे दिल से ही सही आएंगे तो साथ में सीट शेयरिंग कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेंगे। लेकिन जो अंदर की खटास है वो खत्म नहीं होगी। और एक बात जो मेरे एसपी के साथी ने कहा कि भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, मोदी से लोग तंग आ चुके हैं, उसको सुनकर मुझे थोड़ी हंसी आई थी। तंग आने पर यह हाल है कि भाजपा ने तीनों राज्यों हिंदी बेल्ट पे सुपड़ा साफ कर दिया, कांग्रेस का और विपक्ष का। अगर तंग नहीं होता तो क्या करते, क्या फिर एक आधी सीट के लिए भी विपक्ष को तरसा देते? तो तंग आने वाली बात नहीं है जनता। तो मेरा कहना है अगर तंग आने से भाजपा इतनी सफल है तो खुश होने से क्या होगा? क्या वो राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जैसे कि इस बार एनडीए दावा कर रहा है? तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ और मोदी जी के साथ इस समय देश की जनता है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, असेंबली के चुनाव में फिर भी संभावना थी कि शायद क्षेत्रीय छत्रप को कुछ जगह मिल जाए। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस जीती लेकिन बीआरएस भी जीत सकता था, या वहां पे मिजोरम में जो नई नवेली पार्टी है वो जीती। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होंगे तो देश एक ही प्रधानमंत्री के रूप में एक व्यक्ति को देखना चाहता है, वो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी। तो मैं नहीं मानता कि ये इकट्ठे हो जाए, अलग हो जाए, ये एनडीए को हरा पाएंगे। मुझे लगता है एनडीए हर हाल में सफल होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं जो मोदी जी के सामने खड़ा करके बता सके कि हमारे पास मोदी जी से बेहतर विकल्प है। इनका एक ही बात है कि मोदी को हराओ, बीजेपी का हराओ, लेकिन विकल्प क्या है ये नहीं बता पा रहे, हमारा रोड मैप क्या है ये नहीं बता पा रहे, हम इससे बेहतर कैसे हैं। बस इतना है कि ये चोर है, ये तो जनता देख रही है कौन चोर है कौन नहीं, वो तय करेगी। इनके कहने से कोई ना मानेगा ना मानने वाला है। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन को बहुत मेहनत करने की जरूरत है अगर उस पर एनडीए का सामना करना है, और ईमानदारी से वो सामना करेंगे तो जरूर मैं ये कह सकता हूं कि एक सशक्त विपक्ष के रूप में आ पाएंगे, और आना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि विपक्ष भी उतना ही। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है। इंडी गठबंधन अपने जो फ्रस्ट्रेशन है, अपने जो फ्रैक्शन है उसको दूर करे और एक सशक्त विपक्षी भूमिका को लेके आए। ठीक है। लेकिन आदेश सवाल यही है जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आप पीएम मोदी से मुकाबले की बात तो आप कर रहे हैं, बीजेपी से मुकाबले की आप बात तो कर रहे हैं, एनडीए से मुकाबले की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला करेंगे कैसे? भाई ये चौथी बैठक होने जा रही है, और इस चौथी बैठक में क्या उम्मीद करें कि कौन आपका पीएम फेस होगा? इस बात का ऐलान हो जाएगा, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो तय हो जाएगा। क्या इस बात की उम्मीद करे देश? अमित जी आप निश्चिंत रहे, सीट शेयरिंग का फैसला भी हो जाएगा और मोदी जी को हरा भी दिया जाएगा। मोदी जी को हरा दिया जाएगा ऐसे कि मोदी जी अपनी 9 साल
कंप्लीट कर चुके हैं, 10वें साल में है। अपने किए हुए एक भी काम पे वोट नहीं मांगते, ना कभी नोटबंदी की बात बताते हैं, नोटबंदी पे चर्चा नहीं करते कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ, सैकड़ों लोग लाइनों में मर गए। सबसे बड़ा दुनिया का स्कैंडल है ये जो है, नोटबंदी की बात नहीं करते। देखिए, नोटबंदी के बाद एक लोकसभा का चुनाव हो चुका है सर, उस पर जनता ने मुहर लगा दी है, ठीक है। अब हर चीज के ऊपर जीएसटी बीजेपी के साथ या पीएम मोदी के साथ देश की जनता है या नहीं है, ये बात आपने देखी होगी, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखी होगी। गंगा के किनारे किस तरह से लोग पड़े रहे। मोदी जी कोरोना की बात नहीं करते, मोदी जी मनरेगा की निंदा करते थे और मनरेगा ने ही लोगों को जीवित रखा, लेकिन आज मनरेगा का पे जो है 100 दिन का काम भी नहीं दे पा रहे मोदी जी। आज देश के संसाधनों को जो सुरक्षित रखने की बात करते थे, आज सबसे ज्यादा देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है। ये देश को नहीं बताते मोदी जी जो है। आज देश को किस तरह से बेचा जा रहा है, जो है आज देश के ऊपर किस तरह से 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा बढ़ गया है। 2014 में जो 55 लाख करोड़ रुपए था, वह 155 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये नहीं बताते मोदी जी, ये हम लोगों को जाके बताएंगे। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं मीडिया नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कराते, आदेश भारद्वाज अगर आप बता भी रहे हैं सर, सबसे ज्यादा है आदेश भारद्वाज जी, अगर आप बता भी रहे हैं तो उस पर देश की जनता यकीन नहीं कर रही है, उस पर भरोसा नहीं कर रही है। बात यह है, अगर वो छुपा रहे हैं आप बता रहे हैं, अगर वो छुपा रहे हैं आप बता रहे हैं, तो फिर भी उसका असर नहीं दिख रहा है ना जमीन पर। दुनिया की सबसे महफूज इमारत को, उसको भी नहीं बचा पा रहे, जो वहां पे भी लोग बढ़ जा रहे हैं। और कौन लोग बढ़ जा रहे हैं, किस तरह के, ये सारे देश। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनिल जी बोलिए। पार्लियामेंट में बात नहीं कर पाते। आज मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाते, मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाते। हाँ आ रहा हूँ मैं प्रेम, हाँ खेमचंद जी आपके पास भी आ रहे हैं। बहनों के साथ अत्याचार किया, अभी मैं अपने कांग्रेसी साथी को सलाह देना चाह रहा हूँ, इन सारी बातों में कर चुके, इनसे हासिल क्या हुआ। किस तरह से ये अभी कह रहे हैं कि देश में कर्ज बढ़ गया, देश का नेट एसेट कितना है ये तो पता नहीं है इनको। वो सनातनी थी वो। मेरा ये कहना है, आपकी उधारी बढ़ी है, लेकिन आपकी क्रेडिट वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, आपके पास नेट एसेट्स बढ़े कि नहीं बढ़े, देश के पास नेट संपत्ति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। आप उधारी बढ़ने की बात करें, आधा सच बता रहे हैं। तो जनता, आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी पे जा रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं। जेबें काटी जा रही है लोगों की। मेरे दोस्त आदेश जी, आपने ये तो बताया कि देश के ऊपर ऋण बढ़ गया है, देश का नेट एसेट्स कितना बढ़ा ये तो बता दो। देश के नेट एसेट्स के बाद ऋण देने के बाद देश की से ज्यादा किसान की शहादत होगी। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आऊंगा मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ ठीक है अशोक जी पूरा नहीं करते। हाँ अशोक जी आप बोलिए। अशोक जी उम्मीद करें 19 दिसंबर को मोदी के मुकाबले कौन होगा, इस बात का ऐलान कर देंगे आप लोग। ठीक है आदेश जी लौटूंगा मैं, समय बचेगा तो आपके पास। हाँ अशोक जी आप बोलिए। हाँ देखिए जी अमित जी, देखिए आपको मैं स्पष्ट संकेत बता रहा हूं कि सामूहिक नेतृत्व में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री के हमारे पास कई चेहरे हैं, युवा है, अच्छा कम ज्यादा उम्र का भी है, महिला भी है, और किसी भी अगर चाहते हैं वर्ग से, तो हर तरह से हमारे पास जो है प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। कांग्रेस और सभी क्षेत्रीय दल एक साथ जो जुड़े हैं, सब लोग मिल करके बराबर के नेतृत्व पर ये चुनाव लड़ने, ठीक है। अच्छा। अमित जी आवाज आ रही है? हाँ मैं समझ गया। सच्चाई है कि मैं जो कहना चाहता था, माननीय अनिल जी के लिए, आपके लिए भी समीक्षा के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं, अनिल जी के लिए खास तौर से, कि वो समीक्षा करते हैं या राजनीतिक विश्लेषण, उनके काम आएगी हमारी बात। आज समीक्षा करें, भाजपा के पास बहुत सीटें मिली 19 में। 19 के चुनाव में चाहे आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, या आप जो है अन्य राज्य भी देख लीजिए, अब वहां भी राजस्थान भी देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ भी देख लीजिए। अब उसकी अवनति होनी है, अब उतनी सीटें रोक पाना संभव ही नहीं है भाजपा के लिए आज के परिदृश्य में, जबकि चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी है और लोग जो है रोजगार की तलाश में है, महंगाई कम करना चाहते हैं, हर तरह से किसान का आय नहीं बढ़ा है, तमाम उनके वायदे पूरे नहीं हुए हैं। देश में अगर कमजोरी नहीं है, हालत खराब नहीं है, तो 5 किलो अनाज पर देश को निर्भर होना पड़ रहा है। सवाल इस बात का है कि आज पहले के समीकरण भी नहीं। आज नीतीश जी जो है इंडिया गठबंधन में है, पहले भाजपा के साथ थे। हालात यह है कि इनके सीटें घट जा रही हैं बुरी तरह से, और सीटें कहां से इकट्ठा कर लेंगे, कोई गणित ही नहीं है कि ये चुनाव में कहीं से फाइट में आ पाएंगे। इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। ठीक है, फहमी में अगर रहेंगे। लेकिन अशोक जी ये देखिए, फिर मैं वही याद दिलाऊंगा,
भारी पराजय का सामना करेगी। मैं फिर वही आपको याद दिलाऊंगा, ये 5 राज्यों का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बहुत लगातार आगे दिखाया जा रहा था। तमाम सर्वे आए चुनाव के पहले, विधानसभा के चुनाव में नहीं ठीक है, वो तो मैं भी जानता हूँ भाई, विधानसभा चुनाव की लोकसभा चुनाव से तुलना नहीं की जा सकती, इस बात को मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं सच जो है वो उसको उजागर कर रहा हूँ सर, सच को मैं आपको बता रहा हूँ। वहां भी जिन 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाते दिखाया जा रहा था, वहां पर कांग्रेस पार्टी को आगे बताया जा रहा था, लेकिन पीएम मोदी की गारंटी सब पर भारी पड़ गई सर। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सच को स्वीकार करिए। ठीक है खेमचंद जी, समीक्षा बता रहा हूँ, खेमचंद जी बोलिए। पीएम से कुछ नहीं होता है, देश जो मांगता है, रोजगार मांग रहा है, देश जो है किसान अपनी आय मांग रहा है। हालात ये है, महंगाई कम नहीं हो रही। अब अशोक जी सुन लीजिए, अशोक जी सुन लीजिए, न धर्म पर होगा न अशोक जी, लोगों को सुनाई नहीं देगा, आप बोल चुके हैं, नहीं पाए हैं, पिछड़े मुंहतोड़ जवाब देंगे, पीडीए जवाब देगा उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। हालात ये है, एनडीए की विदाई होने जा रही है। सोचने की बात है। पहले आप ये बताइए अशोक जी, आपके गठबंधन का नाम पीडीए है या इंडिया है, क्या है, या INDI है, क्या मतलब क्या है, मुझे थोड़ा समझाइए। हिंदी हाँ हिंदी, तो अमित जी बात रखूं, हिंदी कहो, इंडिया कहो, अगर आप हिंदी कहते हो और ये पीडीए गठबंधन जोड़ते हो तो पीडीए इंडिया साथ आपको इंडिया में नफरत है। अगर इंडिया से आप नफरत करते हैं तो आप खाली हिंदी बोलिए, क्या दिक्कत है, हम तो कुछ कह नहीं रहे। नहीं प्रेम करता है वो इंडिया, हम इंडिया बोलते हैं। पीडीए क्या है, पीडीए हमें इंडिया से प्रेम है। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। भारत भाई जितने भी इस पैनल में सभी कहते हैं आई लव माई इंडिया, भारत माता की जय। हिंदुस्तान से हमें प्रेम है, हमें आई लव माई इंडिया, तो हम तो इंडिया ही बोलेंगे ना, जिसको नफरत होगी वो नहीं बोलेगा। जब इंडिया जी में दिक्कत होगी वो इंडिया गठबंधन आपने बना दिया, गठबंधन का नाम क्या हो गया, फिर पीडीए क्यों कर रहे हैं आप? अशोक जी सीनियर प्रवक्ता है, लेकिन लगातार हिंदी में गठबंधन। अच्छा चलिए ठीक है, हिंदी भाषी है, ठीक है। अब खेमचंद जी को सुन लेते हैं। हाँ खेमचंद जी आप इस पर काहे कुतर कर रहे हैं सर? आपको इतने बड़े चैनल है, आप भारत माता की जय पसंद करते हैं, आप जय हिंद पसंद करते हैं, आपका बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है ना, मैं भी कौन मना कर रहा हूँ? जय हिंद अमित जी, ठीक है, जय हिंद अमित जी, जय हिंद। ठीक है, मैं तो आपको अच्छा मानता हूँ इस बात के लिए। बात में समाप्त हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, चर्चा को आगे भी बढ़ा लें। ठीक है खेमचंद जी आप बोलिए। हाँ हमारे 2 सीनियर पैनलिस्ट अशोक जी और आदेश भारद्वाज जी ने काफी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हम अपने काम की बातें नहीं करते। मित्र, अगर आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सुना होगा, उन्होंने 4 करोड़ घर की बात की है। गरीबों को घर दिए गए, पक्के घर दिए गए, आधुनिक घर दिए गए, आधुनिक फैसिलिटी के साथ घर दिए गए। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 220 करोड़ वैक्सीन की बात करते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हर घर में जो टॉयलेट बनाने का काम किया उसकी बात करते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पीएम किसान के माध्यम से लगातार किसानों को जो मदद करे उसकी बात करते हैं। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करते हैं कि विश्व बाजार में फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए, लेकिन हम लोगों ने किसानों के रेट नहीं बढ़ने दिए, किसानों के लिए डीएपी और यूरिया के रेट नहीं बढ़े। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करते हैं कि हम लोग आज 150 से 250% तक हम जो कॉस्ट है किसान की उतना हम एमएसपी दे रहे हैं, और एमएसपी जा रहा है, मिल रहा है। और आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बात करते हैं जो 70-75 हजार करोड़ का अनाज गोडाउन में सड़ा दिया जाता था, जो कांग्रेस के नेताओं की जेब में चला जाता था, उसकी चोरी हो जाती थी, आज वो अनाज गरीबों के पास जा रहा है। और उसका कितना फायदा हो रहा है? उसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन भारत में है वो कंट्रोल में, पूरे विश्व में फूड इन्फ्लेशन अनकंट्रोल्ड है। बड़ी बड़ी इकोनॉमी परेशान है, हमारे अड़ोस पड़ोस में तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन आज भारत में जो फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में है उसका बहुत बड़ा कारण है कि 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 80 करोड़ लोग भूखे हैं, नहीं, 80 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड करके हम इनडायरेक्टली, क्योंकि उसमें से जितना उनको लगता है वो खाते हैं, बाकी अपने जानवरों को देते हैं या फिर मार्केट में रीसेल कर देते हैं, तो उससे फूड इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से कंट्रोल में है और कोई भूखा नहीं सो रहा है। जो अनाज खराब हो जाता था, जो पैसा बर्बाद हो जाता था या करप्ट लोगों के पास चले आता था, आज वो गरीबों के पेट में जा रहा है, गरीब उससे लाभ ले रहा है। आदेश हर गरीब को कम से कम 20 योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। और ये लोग कहते हैं हम योजनाओं पे बात नहीं करते। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सिर्फ उसी योजनाओं पे बात करते हैं। आज युद्ध स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया, ये क्या करते हैं? ये नकारात्मक बात करते हैं, ये गलत। आदेश जवाब दीजिए, समय नहीं बचा, जल्दी से आदेश जवाब दीजिए। खड़े होते हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाले लोग के साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं।
सीएजी ने रिपोर्ट किया कि जो 1 किलोमीटर की सड़क की कॉस्ट 18 करोड़ रुपए आनी थी, उसकी कॉस्ट 251 करोड़ रुपए आती है। आप देख सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है। जो व्यक्ति ये आंकलन करता है, ये रिपोर्ट देता है, उस व्यक्ति का जो फैक्ट और फिगर के साथ उन्होंने जो बात करी, उन्होंने कहा कि कोई घोटाला नहीं है। चलिए सर, मेरे पास समय बचा नहीं है, जल्दी से अनिल जी 10 सेकंड में जल्दी से। हाँ अनिल, जल्दी से 10 सेकंड में। हाँ ठीक है आदेश के साथी जिन्होंने मेरे संदेश दिया था उनको बताता हूँ। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, बिल्कुल सही फेल हो गई। और उसका क्या हुआ? 2019 में एसपी बीएसपी गठबंधन बना था, फेल हो गया। तो आप किस आधार पे, मैं तो यूपी की कहानी बता रहा हूँ, किस आधार पे कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी की सीटें घटेंगी? ठीक है, बीजेपी सीटें वेस्ट बंगाल में बढ़ने वाली है, तेलंगाना में बढ़ने वाली है, कर्नाटका में बढ़ने वाली है, बिहार में। अशोक जी जल्दी से, नहीं है अशोक जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। मुगालते में रहेंगे तो हार जाएंगे। आप इसके ठीक है सर, मेरे पास मत देखिए। आज भारतवर्ष, हमारा देश रोजगार चाहता है, 5 किलो अनाज पर निर्भर नहीं होना चाहता, जुमले नहीं चाहता है, महंगाई कम करना चाहता है। ठीक है, आज जुमलों की सरकार जो चल रही है, किसान अपनी आय कब दोगुनी होगी इसका ठीक है। अशोक जी आप कितना भी कहिए, लेकिन सच ये भी है कि देश की जनता, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जुमले हैं, तो देश की जनता इन जुमलों के ऊपर भी भरोसा कर रही है। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। यह आपने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें भी आपने देखा 5 राज्यों में किस तरीके से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई, 2 राज्यों में अच्छी खासी बढ़त बीजेपी की ओर से बनाई गई है। तो आप जो कह रहे हैं उसकी बातों में, मतलब आपकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, ये तो अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पीएम मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर देश की जनता लगातार भरोसा कर रही है। लेकिन इस देश की अगर हम बात करें तो इस देश में जो गठबंधन की राजनीति है वो कोई नई बात नहीं है। 1967 से ये लगातार चली आ रही है। 1977 में, 1989 में इसमें सफलता भी मिली, कई मौकों पर सफलता मिली, कई मौकों पर असफलता भी मिली। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में मोदी के सामने ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि जो मोदी जी हैं और जो बीजेपी है इस वक्त रथ पर सवार है। किस पर? जीत के रथ पर। तो ऐसे में क्या ये सफल हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार।